अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हस्बे मामूल। और आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। डॉक्टर साहब जो हैं वो जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन भी हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। सर आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं बात कर रही थी, हाइपोथायराइडिज्म के बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि बीमारी इटसेल्फ होती क्या है, कैसे डिफाइन करें? मिसनादी ये थायराइड की बीमारी हैं, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है उनको हम हाइपोथायराइड लेबल कर देते हैं। ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनके अंदर थायरॉक्सिन की ज़्यादती हो जाती है, उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है। और तीसरी किस्म के लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको केमिकली वो ठीक भी हो या केमिकली हाइपर भी हो लेकिन उनके साथ स्वेलिंग भी हो। राइट। तो इसको हम गल्लड़ भी कहते हैं या फिजिकली गाइटर भी कहते वो जो हैं। नेक की अपीयरेंस है वो खराब हो जाती है। अपीयरेंस खराब हो जाए तो वो कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ नेक की अपीयरेंस या नेक की स्वेलिंग के लिए आपके साथ आए, आपके पास आएंगे और उनके केमिकली केमिकली नॉर्मल भी हो सकते हैं और केमिकली हाइपर और हाइपोथायराइड भी हो सकते हैं। तो अब क्यों इम्पॉर्टेंट है थायराइड का जो है थायरॉक्सिन का नॉर्मल होना? बिकॉज बॉडी में जो आपका सारा मेटाबॉलिक रेट है और आपकी एनर्जी है और आपका स्टेमिना है और फिर बच्चे की जो नशोनुमा होती है उसकी ब्रेन की नशोनुमा जो है, ब्रेन की ग्रोथ है, उसके लिए थायरॉक्सिन का रोल बहुत वाइटल है। यानी एक केमिकल जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं जो सिक्रीट होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर से। ठीक है। थायराइड ग्लैंड नेक में होता है रूटीन में जी। और इसको कंट्रोल कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में तो जब मौजूद होता है। तो ब्रेन में से उसके केमिकल निकलते हैं जो थायराइड को स्टिमुलेट करके उससे थायरॉक्सिन बनवाते हैं। ठीक है। तो बॉडी में जो थायरॉक्सिन की कमी या ज्यादती बॉडी के अफाल को मुतासिर करती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हाइपर हो जाए पेशेंट और ऐसा भी हो सकता है हाइपो हो जाए। तो ये जो हाइपोथायराइडिज्म है इसका मतलब है कि थायरॉक्सिन कम होगी और इसके 2 मेन वजूहात हो सकती हैं, 2 मेन लेवल्स हो सकते हैं प्रॉब्लम के। प्रॉब्लम एट द थायराइड लेवल एंड प्रॉब्लम एट द पिट्यूटरी लेवल। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, पूरे ग्लैंड्स का जो मास्टर है, कंट्रोलर है, उसमें भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, वहाँ ट्यूमर हो सकते हैं। तो वहाँ से भी थायराइड की कमी हो सकती है और इटसेल्फ ग्लैंड के अंदर से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो जन्म लेती है उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने बात की कि कुछ लोगों का स्वेलिंग हो सकती है, वो हाइपो या हाइपर में भी, वो दोनों में ही ना हो। में भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं केमिकली, लेकिन उनको स्वेलिंग भी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा क्या बॉडी में फिजिकल कोई चेंजेस आ सकती हैं उससे, या इसके अलावा बॉडी में क्या हो सकती है, क्या अलामत हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल सही। हाइपोथायराइडिज्म की जो अलामत है वो आप ये समझ लें कि अब मेटाबॉलिज्म फास्ट की बजाय स्लो हो जाता है, नॉर्मल की बजाय स्लो हो गया। तो वो तो मोटापे की तरफ। एक अगर आप ब्रेन से शुरू होते डलनेस बॉडी में रहती है, राइट, मेंटल डलनेस है, भूलना जल्दी चीजों को, आपकी डिप्रेशन की फेज है, सैड रहता पेशेंट, राइट, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। आपको पता फीमेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हाँ तो बाल गिरते हैं तो फिर थायराइड टेस्ट करवाते हैं, कॉस्मेटिक रीजंस। तो बाल जो गिरने हैं वो एक हाइपोथायराइडिज्म की है। फिर है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है, यानी जहाँ हार्ट बीट नॉर्मल 70 और 90 के करीब रहती है तो वहाँ पे हार्ट रेट 60 से कम रहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक तो है। इसके बाद आपकी जो स्किन है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है और स्किन आपकी में कलर चेंज आ जाता है। कलर ऐसे हो जाता है जैसा कि कोई पेल हुआ पेशेंट, कैरोटेनीमिया हो जाता है। ठीक। तो पेशेंट का कलर चेंज हो गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो चेहरा उसका पफी हो जाता है पेशेंट का, राइट। उसमें कुछ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स केमिकल्स होते हैं जो इकट्ठे होने शुरू होते हैं तो उसके चेहरे पे स्वेलिंग सी होना। तो अब पेशेंट को लगता है कि मेरा चेहरा नॉर्मल जो होता था रूटीन में उससे कहीं ज्यादा बड़ा पफी लगना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं तो जीआईटी सिस्टम जो है मेदा स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होती है पेशेंट्स को, और फिर उनके जो मसल हैं उनमें पेन्स होना शुरू हो जाती है, मसल पेन्स होती है, मसल वीकनेस हो जाती है। सम टाइम पेशेंट्स में मसल वीकनेस इस एक्सटेंट भी हो सकती है कि उनको उठते बैठते हुए तकलीफ हो। इसी तरह जो वॉइस है उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है
जो वॉइस बॉक्स में केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वॉइस बॉक्स की आवाज़ वहाँ से चेंज हो जाती है, वो होर्स वॉइस हो जाती है उनकी, जो नॉर्मल वॉइस है उससे भारी आवाज़ हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो नोट कर सकते हैं कि इस शख्स की जो वॉइस है वो अब पहले के मुकाबले में भारी हो गई है। ठीक। तो इसको हम कहते हैं होर्स वॉइस हो जाना। ठीक है। ये चंद इलामात हैं जो हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी में होती हैं, लेकिन अगर हम इनको शॉर्ट करें तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा मरीज जिसके वेट बढ़ना शुरू हो जाए विदाउट एनी रीजन, एक तो है ना कि आप खाते भी ज्यादा है और वेट बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। एक है कि आपकी जेनेटिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं है और आपका वेट गेन होना शुरू हो गया तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आप हाइपोथायराइडिज्म का टेस्ट करवाएं। तो इसके बाद है कि अगर पेशेंट की कोई डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, मेंटल डिक्लाइन, कॉग्निटिव फंक्शन करते हैं, सोचने का, बात करने का, तो सारी चेंजेस आनी शुरू हो जाए, डलनेस शुरू हो जाए ओवरऑल, और जहाँ पेशेंट अपने 8 घंटे काम करता तो वहाँ 4 घंटे बाद फटीग्ड होना शुरू हो जाए, तो ये हाइपोथायराइडिज्म की अलामत। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हर उम्र में हो सकती हैं? ये इवन जो नौज़ायदा बच्चा है उसमें भी थायराइड की कमी हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म कैन स्टार्ट एट एनी एज, तो बचपन में भी हो सकता है, बुढ़ापे में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है। ठीक है। स्पेसिफिक एजेस नहीं है, किसी भी एज में शुरू हो सकता है। तो खाने पीने में कोई प्रॉब्लम्स होती है, मतलब दिल नहीं कर रहा, क्या आ रही है, या फिर कुछ इस तरह जैसे? नहीं, खाने पीने प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्योंकि डायबिटीज और इसको हम वो करके कर रहे हैं ना इसका। इन जनरल जो आपका खाना पीना है वो इसमें कम ही होता है। हाँ। कम खाना पीना और वेट का ज्यादा होना। ठीक है। ठीक है ना, ये दो अपोजिट चीजें हैं। हालांकि जब वो ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा वेट गेन होता है, लेकिन यहाँ पे कम खाना पीना है और वेट गेन हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हमने बीमारी की किस तरह से हो सकती है वो तो हमने बात कर ली है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिन किस तरह की अवेलेबल है, कौन सी यूज करनी की बात कर? हाँ, उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? 3 मेन टेस्ट होते हैं थायराइड के। एक होता है TSH, एक होता है फ्री T4 जिसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, एक होता है फ्री T3। जो हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट है उसमें आपका TSH और फ्री T4 का नहीं काफी है जी। आप TSH टेस्ट करवा लें, फ्री T4 करवा लें, वहां से डायग्नोसिस हो जाएगा। ठीक है। TSH इसमें आमतौर पे अगर प्रॉब्लम यहाँ पे है तो बड़ा होएगा, इधर है तो वो भी कम होएगा जी। और अगर जो है फ्री T4 तो दोनों सूरतों में कम होगा। तो फ्री T4 कम के साथ हाई TSH या फिर बहुत ज्यादा हाई TSH नहीं लेकिन नॉर्मल TSH, तो आप उसको हाइपोथायराइडिज्म। तो ये इजीली हर शख्स करवा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट या कंसर्न यहाँ पे मैं ये भी स्ट्रेस पान करूंगा कि जो फीमेल पेशेंट्स जिनको हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है उनके बच्चों में भी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ओके। जब बच्चा उनका पैदा होता है तो उसका नियोनेटल TSH स्क्रीनिंग करनी चाहिए, इसलिए कि बच्चों में थायराइड की मामूली सी भी कमी उनके ब्रेन की डेवलपमेंट को असरअंदाज होती है जी। अच्छा, आपने टेस्ट की बात कर ली, ये हर जगह से हो जाते हैं, मतलब इजीली अवेलेबल है। पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूट है इनमोल, तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन है ये शेख ज़ायद हॉस्पिटल की बैक पे है, सरकारी सेटअप है, वहां से आप जाके करवा सकते हैं। बहुत रिलायबल टेस्ट करते हैं इसके हार्मोन्स के टेस्ट। इन जनरल मैं यहाँ सबके लिए कहना चाहूंगा, हार्मोन्स के टेस्ट आपको आम लेबोरेटरियों से नहीं करवाने चाहिए। ओके। थोड़ी सी तगुदो कर लें, इनमोल में चले जाए। इनमोल जो आपके टेस्ट करेगा, वो कैंसर हॉस्पिटल है लेकिन हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छा सेंटर है। वहां से जो आपके टेस्ट होंगे वो रिलायबल होंगे, मुनासिब रेट्स के ऊपर होंगे, और उनको ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि रिपीट करा के लाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं पहले पूछ रही थी आपसे मेडिसिन का, किस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या मेडिसिन जो है जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ थायरॉक्सिन है। ओके। अच्छा, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, हम इंसुलिन देते हैं जी। बिल्कुल। दैट इज इंजेक्टेबल आर्टिफिशियली हम उसको आउटसोर्स अब देते हैं। वो जो हम देते हैं इंजेक्टेबल ही देते हैं ना बाहर से। जी बिल्कुल। इंसुलिन अगर बिनाई कमजोर है तो एनक लगा देते हैं। तो थायरॉक्सिन की कमी है तो हम थायरॉक्सिन की टैबलेट्स मिलती हैं, टैबलेट्स होती हैं, थायरॉक्सिन की टैबलेट लेनी होती है और उनकी डोज स्टार्ट करते हैं। उनके डॉक्टर होते हैं। ये रिप्लेसमेंट के लिए है या रिप्लेसमेंट है? सारी उम्र की रिप्लेसमेंट है ये। ठीक है। आम तौर पे जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो वो जो उसकी कॉमन इकसाम है वो सारी उम्र के लिए ट्रीटमेंट करनी होती है। ठीक है।
और उसमें यह है कि आपको नाश्ते से 1 घंटा पहले लेनी चाहिए टैबलेट आपकी थायरॉक्सिन की, इसलिए कि नाश्ता जब आप करते हैं खाना जाता है तो उसमें अब्जॉर्प्शन उसकी कम हो जाती है, तो वो नाश्ता करने से पहले पहले वो अब्जॉर्ब हो जाए तो बेटर है। ठीक है। सुबह उठते साथ आप टैबलेट लें नाश्ते से 1 घंटा पहले। ठीक है, ये है उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका। ओके। और अगर कभी मिस हो जाए टैबलेट सुबह तो फिर रात के खाने के 4 घंटे बाद सोते हुए ले लें, 3-4 घंटे बाद। ठीक है, तो ये है कि मिस बहरहाल नहीं करनी चाहिए। मैं पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि ये गोद से गोर तक वाली बीमारी है, और गोद से गोर तक आपने टैबलेट लेनी है, और उस दिन भी फरिश्ते के लिए साथ ही ले जानी डोज। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी। आप भी चाय वगैरह पीना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पी सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। तो मैं अपने सुनने वालों से, नाज़रीन से ज़रूर कहूँगी कि डॉक्टर साहब के पास डायबिटीज़ के, हाइपोथायराइडिज्म के, यानी कि इस किस्म के मरीज़ लातादाद जो है वो आते हैं और उनको बहुत फ़ायदा भी होता है। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान लाहौर, जो कि जेल रोड पे मौजूद है, आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं डॉक्टर जावेद के पास। आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। ये वीडियोस आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। हम बातचीत को दोबारा यहीं से शुरू करेंगे, थोड़ी देर के बाद वापस आपसे मुलाकात होती। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है, और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं, और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है। तो वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब से आखिरी सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो प्रेग्नेंट ख़वातीन के बारे में है कि ये बीमारी जो है, हाइपोथायराइडिज्म जो है, उनको किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, और उनके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो उनको इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने पहले थायराइड लेवल्स को असेस करें, अपनी ट्रीटमेंट को एक्सपीडाइट करवाएं, और अपने थायराइड लेवल नॉर्मल में लेके आए। ठीक से अगर आपका TSH आपने मॉनिटर कर रहे हैं तो TSH 2.5 से नीचे लेके आए, फिर जो है वो उसके साथ प्रेगनेंसी बेटर होगी। जी जी जी। तो प्रेगनेंसी का आउटकम बेटर होगा। तो अगर आप प्रेगनेंसी में, पेशेंट प्रेगनेंसी में हम देख रहे हैं, प्रेगनेंसी में चले गए और ये बात इल्म नहीं थी, तो फिर प्रेगनेंसी में अपने थायराइड फिजिशियन के साथ रब्ता करें। आमतौर पे थायराइड की जो डोज ले रहे होते हैं थायरॉक्सिन की, थायराइड की जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, उसमें कमी बेशी करनी होती है। 35% ज़्यादा डोज चाहिए होती है प्रेगनेंट फीमेल्स को, उसको मैनेज तो आपको वो मैनेज करना होता है, वो आपका फिजिशियन उसको मैनेज करता है। उसमें टेस्ट भी ज़रा फ्रीक्वेंटली करते हैं, 1 माह बाद कर लेते हैं क्या चेंजेस आ रही हैं उसमें, क्या ठीक है। वैसे प्रेगनेंसी इटसेल्फ भी थायराइड को फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है। अच्छा। वो एक हाइपर थायराइड फेज क्रिएट कर देती है प्रेगनेंसी इटसेल्फ। राइट। लेकिन जो ये हाइपोथायराइड जो लोग होते हैं, इनके अंदर वो इफेक्ट नहीं होता, इनकी तो डोज वैसे ही बाहर से बढ़ानी पड़ती है। वो इस तरह से बढ़ानी पड़ती है कि जिस तरह बॉडी में नॉर्मली बढ़ जाती है नॉर्मल अफराद की, इसी तरह से हमने थायरॉक्सिन उतना बढ़ाना होता है कि बॉडी में एक हाइपर थायराइड फेज क्रिएट की जाए मदर के अंदर।
सो दैट उसमें से कुछ अमाउंट बच्चा भी कैरी कर सके, ताकि बच्चा हाइपोथायराइडिज्म का शिकार ना हो, ताकि उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट सही हो। अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर अपनी थायराइड की डिजीज ट्रीटमेंट को एडजस्ट नहीं करते, या आपका डायग्नोज नहीं होता, अनडायग्नोज रह जाता है या अनट्रीटेड रह जाता है हाइपोथायराइडिज्म, तो उससे एक तो बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट खराब होगी ऑन द वन हैंड, और ऑन द अदर हैंड देयर इज हाई रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस। तो हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी वो कंप्लीट ही ना हो सके, दरमियान में मिसकैरेज हो जाए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी फीमेल्स थायराइड की डिजीज़ का शिकार हैं या जिनके अंदर मिसकैरेजेस हो रहे हैं, वो थायराइड को वैसे टेस्ट करवाएं और फिर अपने थायराइड फिजिशियन के साथ बैठ कर उसको एडजस्टमेंट करवाएं। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को यहाँ पे हम इजाज़त देंगे और आपकी बातचीत हम करवाएंगे डॉक्टर आसिफ शेख से, जो कि कराची से आपसे मुखातिब होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान नाज़माबाद कराची से डॉक्टर आसिफ अली शेख, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ऐसी क्या चीज़ें हैं, जनरल मेजर्स हैं जिससे हम रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। पहली चीज़ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है वो होता है वेट लॉस। हमने ये देखा, ज़्यादातर स्टडीज़ जो की गई उसमें ये देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जितने भी थे उसमें 90% में से या तो ओवरवेट थे या ओबेस थे। तो अगर हम वेट रिड्यूस करेंगे तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। जितनी कैलोरीज बर्न होंगी इतना इंसुलिन, जितना हमारा वेट कम होगा उतनी इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हर इंडिविजुअल करता है, हर इंडिविजुअल कुछ स्लो करते हैं, कुछ फास्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो जो इंसुलिन को रेजिस्टेंस को कम करती है वो ज़्यादा, जितना ड्यूरेशन एक्सरसाइज का बढ़ेगा, जितनी ग्लाइकोजन हमारे मसल से ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फॉर्म में ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोजन, जितना बर्न होगी हमारी मसल से, इतनी हमारी इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। इसके लिए रिकमेंडेशंस क्या है कि 120 स्टेप्स पर मिनट डेली वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक। मतलब इसको हम कहते हैं 120 स्टेप्स पर मिनट। लाजिम सी बात है कि फर्स्ट डे पे ऐसे इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, मगर ये विद पैसेज ऑफ टाइम डेली अगर कोई 80 स्टेप्स पर मिनट फर्स्ट डे पे कर रहा है, एटलीस्ट उसको 120 स्टेप्स पर मिनट उसको करने हैं। तो वो जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, जितनी विगोरस एक्सरसाइज होगी, इतनी ग्लाइकोजन ज़्यादा बर्न होगी और इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा कंसर्न ये होता है, काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि जो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए वो खाने से पहले करनी चाहिए या खाने के बाद करनी चाहिए। इंसुलिन सेंसिटिविटी के हवाले से जब हम बात करें तो उसमें जो हम खाने से पहले जो एक्सरसाइज की जाएगी, विगोरस एक्सरसाइज और लॉन्गर ड्यूरेशन की, उसमें जो सेंसिटिविटी खाने के बाद जो उसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा रिकमेंडेशंस ये हैं कि हम जो पेशेंट्स को कहते हैं कि वो खाने से पहले एक्सरसाइज की जाए। थर्ड स्टेप जो ज़्यादा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है वो होता है आपका नींद प्रॉपर करना और स्ट्रेस को कम करना। जितना स्ट्रेस और नींद पूरी होगी इतनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डायबिटीज़ नाज़माबाद कराची से। खुदा हाफिज़। थैंक यू।